जिंदगी की खुशियों को अपनी मुट्ठी में भर लेना चाहती थी आनंदी, लेकिन खुशियाँ उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती गई। पति को पा ना सकी और बेटे को अपने ही हाथों दूर कर दिया। नियत ने ऐसा खेल खेला था उससे। पलंग पर चारों ओर डॉलर बिखरे हुए थे। कमरे के सारे दरवाजे व खिड़कियां बंद थी। केवल रोशनदान से छन कर आती धूप के टुकड़े यहाँ वहाँ छितराए हुए थे। डॉलर के लंबे चौड़े घेरे के बीच आनंदी बैठी थी। उसके हाथ में एक पत्र था। न जाने कितनी बार वे यह पत्र पढ़ चुकी थी। हर बार उन्हें लगता कि जैसे पढ़ने में कोई चूक हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? उनका बेटा ऐसे कैसे लिख सकता है? जरूर कोई मजबूरी रही होगी उसके सामने, वरना उन्हें जी जान से चाहने वाला उनका बेटा ऐसी बातें उन्हें कभी लिख ही नहीं सकता। हो सकता है उसकी पत्नी ने उसे इसके लिए मजबूर किया हो, पर जो भी वजह रही हो, सुधाकर ने जिस तरह से सब बातें लिखी थी, उससे तो लग रहा था कि बहुत सोच समझकर उसने हर बात रखी है। कितनी बार वे रो चुकी थी। आंसू पत्र में भी घुल मिल गए थे। दुख की अगर कोई सीमा होती है तो वे उसे भी पार कर चुकी थी। ताउम्र संघर्षों का सामना चुनौती की तरह करने वाली आनंदी इस तरह खुद को अकेला महसूस कर रही थी। बड़ी बड़ी मुश्किलें भी उन्हें तोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि तब उनके पास विश्वास का संबल था। पर आज मात्र शब्दों की गहरी स्याही ने उनके विश्वास को चकनाचूर कर दिया था। बहुत हारा हुआ महसूस कर रही थी। यह उनको मिली दूसरी गहरी चोट थी, और वह भी बिना किसी कसूर के। हाँ, उनका एक बहुत बड़ा कसूर था कि उन्होंने एक खुशहाल परिवार का सपना देखा था। उन्होंने ख्वाबों के घोंसले में नन्हे नन्हे सपने रखे थे और मासूम सी अपनी खुशियों का झूला अपने आंगन में डाला था। उमंगों के बीच परिवार नुमा क्यारी में डाले थे और सरसों के फूलों की पीली चुनर के साथ ही प्यार की इंद्रधनुष कोमल पत्तियां सजा दी थी। पर धीरे धीरे उनके सपने, उनकी खुशियां, उनकी पत्तियां सब बिखरती चली गई। खुशहाल परिवार की तस्वीर सिर्फ उनके मन की दीवार पर ही टंग कर रह गई। अपनी मासूम सी खुशियों का झूला जो बहुत शौक से उन्होंने अपने आंगन में डाला था, उस पर कभी बैठ झूल ही नहीं पाई वे। हिंडोला हिलता रहता और वे मन मसोल कर रह जाती। शादी एक समझौता है, यह बात उनकी माँ ने उनकी शादी होने से बहुत पहले ही समझानी शुरू कर दी थी। पर वे हमेशा सोचती थी कि समझौता करने का तो मतलब होता है कि चाहे पसंद हो या ना हो, चाहे मन माने या ना माने, जिंदगी को दूसरे के हिसाब से चलने दो। फिर प्यार, एहसास, एक दूसरे के लिए सम्मान और समर्पण की भावना कैसे पनपेगी उस बंधन में। आनंदी को यह सोचकर भी हैरानी होती कि जब शादी एक बंधन है तो उसमें कोई खुलकर कैसे जी सकता है। एक दूसरे को अगर खुलकर जीने ही नहीं दिया जाएगा, या एक साथी जो हमेशा पति ही होता है दूसरे पर अपने विचार, अपनी पसंद नापसंद थोपेगा, तो वह खुश कैसे रह पाएगा। माँ डांटती कि बेकार की बातें मत सोचा कर, इतना मंथन करने से चीज़ें बिगड़ जाती है। माँ को उन्होंने हमेशा खुश ही देखा। कभी लगा ही नहीं कि वे किसी तरह का समझौता कर रही हैं। पापा मम्मी का रिश्ता उन्हें बहुत सहज लगता था। फिर बड़ी दीदी और उसके बाद
मझली दीदी की शादी हुई तो उनको देखकर कभी नहीं लगा कि वे दुखी हैं। आनंदी को तब यकीन हो गया था कि उन्हें भी ऐसा ही सहज जीवन जीने का मौका मिलेगा। सारे मंथन को विराम दे वे रंजन के साथ विवाह कर उनके घर में आ गई थी। शुरुआती दिन घोंसले का निर्माण करने के लिए तिनके एकत्र करने में फुर से उड़ गए। खट्टे मीठे दिन, छोटी बहुत चुहलबाजी, दैनिक आकर्षण और उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियां से बुने सपनों के साथ समय बीता तो आनंदी को एहसास होने लगा कि रंजन और वे बिल्कुल अलग हैं। रंजन रिश्ते को सचमुच बंधन बनाने में यकीन रखते थे। खुलकर सांस लेना मुश्किल हो गया उनके लिए। दरवाजे पर खटखट हुई तो आनंदी सोच और डॉलरों के घेरे से हिली। अंधेरा था कमरे में। दोपहर कब की शाम की बाहों में समा गई थी। लाइट जलानी ही पड़ी उन्हें। माँ जी दूध लाई हूँ, आप डेयरी पर नहीं आई तो मैं ही देने चला आया। एकदम ताज़ा निकाल कर लाया हूँ। चुपचाप दूध ले लिया उन्होंने, वरना अन्य दिनों की तरह कहती बहुत पानी मिलाने लगी हो आजकल। जब मेरा बेटा आएगा ना तब एकदम खालिस दूध लाना, या तब ज़्यादा दूध देना पड़ेगा तुझे। मेरे बेटे को दूध अच्छा लगता है, बड़े शौक से पीता है। कमरे में आई तो रोशनी आँखों को चुभने लगी। निराशा की परतें उनके चेहरे पर फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मात्र कुछ घंटों में ही वे 2 साल बूढ़ी हो गई हैं। उदास नज़रों से उन्होंने एक बार फिर डॉलरों को देखा। पलकें नम हो गई। नहीं देखना चाहती वे इन डॉलरों को। क्या करेंगी वे इनका? 0 वाट का बल्ब जलाया उन्होंने, लेकिन धुंधले में भी डॉलर चमक रहे थे। उनके भीतर जो पीड़ा की लपटें सुलग रही थी, उनकी रोशनी से खुद को बचाना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल था। रंजन के साथ लड़ाई होना आम बात हो गई थी। वे कुछ फैसला लेती उससे पहले ही उन्हें पता चला कि उनके अंदर एक अंकुर फूट गया है। सचमुच समझौता करने लगी वे उसके बाद। उम्मीद भी थी कि रंजन घर में बच्चा आने के बाद सुधर जाएंगे। यासियाँ दूसरी औरतों से संबंध रखना और शराब पीना शायद छोड़ दें, पर वे गलत थी। बच्चा आने के बाद रंजन और उग्र हो गए और बोलने लगे। बहुत कहती थी ना कि चली जाएगी। अकेले बच्चे का पालना आसान नहीं है। हाँ, वे जानती थी इस बात को, इसीलिए सहती रही रंजन की परेशानियों को। तब माँ ने समझाया, तू नौकरी करती है ना, चाहे तो अलग हो जा रंजन से, हम सब तेरे साथ हैं। वह नहीं मानी। जिद थी कि समझौता करती रहेगी। सुधाकर पर रंजन का बुरा असर ना पड़े, यह सोचकर दिल पर पत्थर रखकर उसे हॉस्टल में डाल दिया। उनकी सारी आस उम्मीद अब सुधाकर पर ही आकर टिक गई थी। बस वे चाहती थी कि सुधाकर खूब पढ़े और रंजन के साए से दूर रहे। वैसे भी रंजन के सुधाकर को लेकर ना कोई सपने थे, ना ही वे उसके करियर को लेकर परेशान थे। संभाल लेना मेरा बिजनेस, बस वे यही कहते रहे। आनंदी नहीं चाहती थी कि सुधाकर उनका बिजनेस संभाले, जो लगभग बुरी हालात में था। उनका ऑफिस दोस्तों का अड्डा बन चुका था। वे कभी समझ ही नहीं पाई रंजन को। कोई अपने परिवार से ज़्यादा दोस्तों को महत्व कैसे दे सकता है? कोई अपनी पत्नी व बेटे से बढ़कर शराब को महत्व कैसे दे सकता है? कोई परिवार संभालने की कोशिश कैसे नहीं कर सकता?
पर रंजन ऐसे ही थे, जिम्मेदारी से दूर भागते थे। कमिटमेंट तो जैसे उनके लिए शब्द बना ही नहीं था। यह तो शुक्र था कि सुधाकर मेहनती निकला, लगातार आगे बढ़ता गया। रंजन उन दोनों को छोड़कर किसी और औरत के पास रहने लगे। सुधाकर अक्सर दुखी रहने लगा। बिखरते हुए परिवार में सपने दम ना तोड़ दे, यह सोचकर आनंदी ने अपनी जमा पूंजी की परवाह ना कर उसे विदेश भेज दिया। वे चाहती थी कि बेटा विदेश जाए, खूब पैसा और नाम कमाए, ताकि उनके जीवन की काली परछाइयों से दूर हो जाए, उसे उनके जीवन की कड़वाहट को ना झेलना पड़े। पति पत्नी के रिश्तों में आई दीवारों व अलगाव के दंश उसे ना चुभे। माँ से अलग होना सुधाकर के लिए आसान ना था। उसने देखा था अपनी माँ को अपने लिए तिल तिल मरते हुए, उसकी खुशियों की खातिर त्याग करते हुए। वह नहीं जाना चाहता था विदेश, पर आनंदी पर जैसे जिद सवार हो गई थी। सबने समझाया था कि ऐसा मत कर, बेटा विदेश गया तो पराया हो जाएगा, तू अकेली रह जाएगी। पर वे नहीं मानी। वे सुधाकर को कामयाब देखना चाहती थी।